नमस्कार साथियों, गुरु कृपा क्लासेज के YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि सुबह से आपकी हिंदी की क्लास लग पा रही थी और अब जो ईओ और आरओ का जो पार्ट नंबर बी चल रहा है उसका वीडियो नंबर मेरे हिसाब से चौथा वीडियो है ये। इससे पहले 3 वीडियो डाल चुके हैं। अगर तीनों वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले उन वीडियो को देखें और उससे आगे के अध्ययन आज मैं करवा रहा हूँ। हमने धारा नंबर 3 तक पढ़ लिया था। आज हम धारा नंबर 4 में बात करेंगे। मैं धारा 3 की ज़्यादा बात हम नहीं करने वाला, क्योंकि जितनी बात थी वो मैंने पहले वाले वीडियो में कर चुका हूँ। जो भी विद्यार्थी इससे पूर्व वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें और अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूले। ठीक है, चलो चलते हैं सीधी बात, नो बकवास, क्योंकि समय अपने पास बहुत है, कम है, क्योंकि मार्च आने वाला है और अप्रैल 2 महीने अपने पास बचे हुए हैं। मई में 5 या 6 मई के लगभग एग्जाम है, तो अपने पास 2 महीने के अंदर इसको कम से कम 2 बार 3 बार रिपीट कर लेना है। धारा नंबर 4 है। अब बताओ धारा नंबर 4 क्या कह रही है, पहले समझ लो आराम से कि धारा 4 है ना, वो नगर पालिका बोर्ड के अधिनियम ऐसे उपबंधों के प्रवर्तक छूट देने की शक्ति जो उसके लिए अनुपयुक्त हो। अर्थात क्या होता है धारा 4 में, क्या है कि जो राज्य सरकार है, इधर देख लो सब लोग, राज्य सरकार, जो राज्य सरकार है वह राज्य सरकार क्या कर सकती है कि ऐसा कोई क्षेत्र जो नगर पालिका के लिए अनुपयुक्त हो, क्या हो, अनुपयुक्त हो, उस अनुपयुक्त कार्य के अंदर उस अनुपयुक्त कार्य करने के लिए राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करके उसे छूट प्रदान कर सकती है नगर पालिका को, कि अगर कोई ऐसा कार्य है जो किसी नगर पालिका के लिए अनुपयुक्त हो तो राज्य सरकार उस कार्य को करने के लिए उसे छूट प्रदान कर सकती है तथा उसे वापस भी उस कार्य से निकाल सकती है। ये बात किसमें है, अनुच्छेद धारा 4 में है। पहली बात समझ लो कि राज्य सरकार नगर पालिका बोर्ड के अधिनियम के ऐसे उपबंध जो उस नगर पालिका के लिए क्या हो, अनुपयुक्त हो, तो उन्हें लागू करने के लिए छूट दे सकती है। और कौन दे सकती है, राज्य सरकार दे सकती है। कौन दे सकती है, राज्य सरकार दे सकती है, तथा राजपत्र में अधिसूचना जारी कर वापस भी लागू कर सकती है, अर्थात वापस भी ले सकती है या लागू भी कर सकती है, या वापस भी समाप्त कर सकती है। यहाँ ऐसा होना चाहिए था भाई, वापस भी समाप्त कर सकती है। दोनों बातें समझ में आई। अध्याय नंबर 4 में क्या है कि राज्य सरकार क्या करती है कि कोई ऐसा उपबंध जो किसी नगर पालिका के लिए अनुपयुक्त हो उस नगर पालिका को उस कार्य के लिए छूट दे सकती है तथा अधिसूचना जारी करके उसको वापस भी हटा सकती है अर्थात समाप्त कर सकती है। बोलो दोनों बातें समझ में आई कि नहीं आई। आगे चलते हैं धारा 4 के आगे। ये धारा 4 क्या कर, धारा 4 के बाद में धारा कौन सी आ गई, धारा नंबर 5। अब धारा 5 में क्या है, नगर पालिकाओं की स्थापना। देखो नगर पालिका की जो परिभाषा थी वो तो किसमें थी, अध्याय नंबर 1 में थी और धारा नंबर 1 में थी। अब हम बात कर रहे हैं नगर पालिका की स्थापना, कि कहाँ पर नगर पालिका स्थापना होगी, कहाँ नगर परिषद होगा और कहाँ पर नगर निगम होगा। तो ये चीज हमें पढ़ना है। देखो आराम से, नगर पालिका की स्थापना और नगर पालिका का निगमन धारा 5 के तहत दिया गया है। इस चीज को आप लोग ढंग से समझना। ये मैं आपको एक बना रहा हूं पैराग्राफ, ध्यान से ना। अब देखो, नगर पालिका एक संक्रमणशील जो क्षेत्र होता है, लघु क्षेत्र जो छोटा क्षेत्र होता है, शहरी क्षेत्र होता है, उसमें नगर पालिका का गठन किया जाता है। नगर परिषद जो होती है वो लघुतम नगरीय क्षेत्र होता है और वृहत नगरीय क्षेत्र के अंदर नगर निगम बोर्ड बनाया जाता है। ध्यान देना, नगर पालिका के लिए 10,000 कितनी भाई, 10,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या होनी चाहिए। नगर पालिका के लिए 10,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या होनी चाहिए तथा नगर परिषद के लिए 1 लाख से 5 लाख तक, अर्थात 5 लाख से कम, 5 लाख से कम होनी चाहिए। और 5 लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक जहां पर हो वहां पर क्या बनेगी, नगर निगम बनेगी। बोलो दोनों बातें समझ में आई कि नहीं आई तुम लोगों को। अगर नहीं आ रही है तो बता सकते हो आप लोग कि 10,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या में नगर पालिका बनेगी, 1 से 5 तक के नगर बोर्ड, नगर निगम के लिए 5 लाख से अधिक होना चाहिए। अब देखो, अगर राज्यपाल के द्वारा, यहां समझना मेरी बात को, आप लोग ढंग से समझने का प्रयास करना, अगर राज्यपाल के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा, ध्यान रखना, राज्यपाल के द्वारा
किसी नगर पालिका को औद्योगिक नगरी या किसी क्षेत्र को औद्योगिक नगरी घोषित कर दिया जाता है। यदि राज्यपाल के द्वारा किसी शहरी नगर को औद्योगिक नगरी के रूप में घोषित कर दिया जाता है तो वहां पर पहली बात तो नगर पालिका स्थापित नहीं कर सकते, और अगर पहले से नगर पालिका है और उसे आप औद्योगिक नगरी घोषित कर रहे हो तो ध्यान रखना वहां नगर पालिका को समाप्त कर दिया जाएगा, ये बात भी है। तो देखो राज्य औद्योगिक नगरी की घोषणा, अगर किसी नगर पालिका क्षेत्र के अंदर औद्योगिक नगरी की स्थापना करना है या घोषणा करना है तो कौन करता है? राज्यपाल। किस धारा के तहत? धारा 5 के तहत। तो क्वेश्चन आ सकता है कौन सी धारा के तहत नगर पालिका के अंदर औद्योगिक नगरी की घोषणा की जाती है? धारा 5 में। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बोलो समझ में आया? देखो यहाँ दे रखा ना राज्यपाल के द्वारा, ये लो मैंने बता दिया। अब क्या होता है, जिसे आप औद्योगिक नगरी बनाए हो ना वहां पर नगर पालिका का गठन नहीं हो सकता, अगर है भी तो उसे क्या माना जाएगा? समाप्त माना जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? धारा 5 क्या कह रही है कि नगर पालिकाओं की स्थापना, नगर पालिका की स्थापना के लिए 10 से 1 लाख तक की जनसंख्या होनी चाहिए, और अगर कोई नगर पालिका है उसे औद्योगिक नगरी घोषित कर देते हैं तो वह नगर पालिका हट जाएगी, और अगर किसी औद्योगिक नगर के अंदर कोई से नगर है वहां आप नगर पालिका स्थापित कर रहे हो लेकिन उससे पहले ही राज्यपाल उसे औद्योगिक नगरी के रूप में घोषणा कर देता है तो वहां नगर पालिका स्थापित नहीं कर सकते हो। आगे देखो, राज्य सरकार किसी नगरीय क्षेत्र के, और राज्य सरकार ही क्या करती है कि कोई शहरी क्षेत्र है, नगरीय क्षेत्र है, वहां के सांस्कृतिक, वहां का ऐतिहासिक और वहां का पर्यटन महत्व को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार क्या करती है कि किसी नगरीय क्षेत्र के अंदर या शहरी क्षेत्र में ऐतिहासिक और पर्यटन, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पर्यटन, ध्यान देना, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या पर्यटन के महत्व को देखते हुए या आगे बढ़ाते हुए वह उस स्थानीय बोर्ड क्षेत्र में सीमा का अप्रयोजन कर या बिना अप्रयोजन कर यहाँ पर प्राधिकरण या तो क्या करती है कि वहाँ पर जो भी चल रहा है उसका सीमा का क्या कर सकती है? अप्रयोजन या बिना हटाए हुए भी वहाँ पर क्या बना सकती है? विकास प्राधिकरण की घोषणा कर सकती है। ध्यान रखना, राज्य सरकार अगर चाहे किसी नगरीय, स्थानीय, नगरीय जो शासन है, नगरीय जो क्षेत्र है, उस नगरीय क्षेत्र के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पर्यटन के महत्व को बढ़ाने के लिए वो क्या कर सकती है? बिना अप्रयोजित किए या बिना समाप्त किए या समाप्त करके उसे विकास प्राधिकरण के रूप में शामिल कर सकते हैं। जैसे जयपुर के अंदर सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए JDA की स्थापना की गई, अर्थात विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है। ऐसे ही ये कौन करता है? राज्य सरकार करता है। किस धारा के तहत करता है? धारा नंबर। अगर किसी शहरी निकाय के अंदर विकास प्राधिकरण की स्थापना करनी है तो वो किस धारा के तहत की जाएगी? धारा नंबर 5 के तहत की जाएगी। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? चलो आगे चलते हैं। धारा 6, अब हम पढ़ेंगे धारा 6। धारा नंबर 6 क्या कह रही है, इस चीज को देखो आप लोग। धारा नंबर 6, नगर पालिकाओं की संरचना। नगर पालिकाओं की संरचना, संरचना क्या होती है? सदस्यों से। तो ध्यान रखना, एक नगर पालिका के लिए कम से कम सदस्य जो होने चाहिए वो सदस्य कितने होने चाहिए? 13 सदस्य। 13 सदस्य होने, कम से कम 13 सदस्य तो जरूरी है। अगर 13 से कम है तो वहां आप नगर पालिका का पूर्ण गठन नहीं कर सकते। यही बात इसमें लिखी हुई है कि ध्यान रखना, नगर पालिका में जो सदस्यों का निर्धारण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। किसके माध्यम से? राजपत्र के माध्यम से। क्या जारी करके? अधिसूचना के द्वारा। प्रत्येक नगर पालिका को वार्ड में विभक्त किया जाता है जिसकी कम से कम संख्या 13 होगी, अर्थात एक नगर पालिका के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होगी? 13। तो ये मैंने आपको पहले बता दी कि किसी क्षेत्र के अंदर, किसी शहरी निकाय के अंदर यदि आपको नगर पालिका का गठन करना है तो वहां पर कम से कम 13 सदस्य होने जरूरी है। और अगर नगर पालिका के सदस्यों के अंदर बढ़ोतरी करनी है या उनमें कोई परिवर्तन करना है तो यह अधिकार किसी कलेक्टर को, किसी संभागीय आयुक्त को या नगर पालिका चेयरमैन को नहीं है। ध्यान रखना, ये किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। किसी नगर पालिका के सदस्य संख्या को बढ़ाना है या कुछ उसके सदस्यों में परिवर्तन करना है तो यह अधिकार केवल और केवल किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। दोनों बातें समझ में आई। धारा 6 में एक बात क्या है? संरचना। संरचना में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? 13। 13 से कम होगी तो वहां पर नगर पालिका नहीं बना सकते हो। और अगर नगर पालिका के सदस्यों की संख्या का निर्धारण करना है, उनकी संख्या में बढ़ोतरी करनी है, उनकी संख्या में कोई परिवर्तन करना है तो कौन कर सकती है? राज्य सरकार कर सकती है। आगे आओ,
नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, इनके जो निर्वाचन होते हैं, इनके सदस्यों के निर्वाचन होते हैं, वार्ड प्रतिनिधियों के, वार्ड के जो प्रतिनिधि होते हैं उनका चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। अध्यक्षों का चुनाव नहीं होता है, महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, ध्यान देना इस बात का। मैंने आपसे एक बात बोली है कि इनका चुनाव, इन नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के सदस्यों की बात कर रहा हूं, उनके सदस्यों के प्रतिनिधि, वार्डों के प्रतिनिधि का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और वे सभी नगर पालिका की बैठकों में मत देने का अधिकार रखते हैं। जो भी वार्डों के सदस्य हैं, चुने गए हैं, उन सबको नगर पालिका के जितने भी वोट पड़ते हैं, कार्यों के बैठकों में मत पड़ते हैं, उनमें अधिकार है मत देने का। आगे आओ, पदेन सदस्य। ये क्या लिखा हुआ है भाई? पदेन सदस्य। बताओ, नगर पालिका में पदेन सदस्य होते हैं क्या? नगर परिषद में होते हैं, नगर निगम में भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। सांसद और एमएलए, बोले तो एमपी और एमएलए जो होते हैं वह क्या होते हैं? इनके पदेन सदस्य होते हैं और पदेन सदस्यों को मत देने का अधिकार भी है। तो ध्यान रखना, क्या नगर पालिका की बैठकों में पदेन सदस्यों को मत देने का अधिकार है? बिल्कुल है, इन्हें मत देने का अधिकार है, इन्हें मत देने का अधिकार है। ध्यान देना इस प्रश्न के ऊपर, मत देने का अधिकार है, इन्हें मत देने का अधिकार है। लेकिन ध्यान रखना, अगर राज्य सरकार के द्वारा नगर पालिका सदस्यों पर कोई कार्रवाई की जाती है तो उस कार्रवाई इन दोनों के ऊपर, अर्थात बोले तो पदेन सदस्यों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। देखिए क्या लिखा हुआ है, पदेन सदस्य से संबंधित नगर पालिका क्षेत्र के विधायक और सांसद होते हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन इन सदस्यों के लिए, पदेन सदस्यों के लिए किसी प्रकार की कोई योग्यता को शामिल नहीं किया गया है। अर्थात पदेन सदस्य जो एमपी एमएलए होंगे वह नगर पालिका की किसी भी प्रकार की योग्यता को साबित करना उनके लिए जरूरी नहीं है, वह वैसे ही पदेन सदस्य होंगे। मत देने का अधिकार है, बिल्कुल मत देने का अधिकार है। बैठकों में बैठने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, मत देने का अधिकार है। लेकिन सरकार के द्वारा जो कार्रवाई होती है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, सबके ऊपर कार्रवाई होगी। पदेन सदस्य को मत देने का अधिकार होगा, मैंने आपको बता दिया कि जो भी पदेन सदस्य एमपी एमएलए जो नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका में होंगे उनको मत देने का अधिकार है। अब बात आती है इन नगर पालिका के अंदर मनोनीत सदस्यों की बात आती है। वो यहाँ देखो, सब देखो, नगर पालिका के अंदर पहले नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत नगर पालिका के अंदर मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? 3। ध्यान देना, नगर पालिका अधिनियम में तो 3 ही थी, या फिर कुल सदस्यों का 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए मनोनीत सदस्यों की संख्या। ध्यान देना इस प्रश्न के ऊपर कि नगर पालिका के अंदर मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? 3। मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? ध्यान देना भाई, मनोनीत पूछ रहा ना, हाँ, मनोनीत सदस्य जो है ना, वो मनोनीत सदस्य जो है उनकी संख्या कितनी होती है? 3 थी, या फिर 10% से कम, 10% से कम, यही बात यहाँ लिखी हुई है। मनोनीत सदस्य कौन चुनता है? मनोनीत सदस्यों को ध्यान रखना, नगर पालिका के अंदर जो 3 सदस्य मनोनीत होते थे उनको चुनाव कौन करता था? राज्य सरकार। किन्हें नियुक्त करता था? जो नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान रखते हैं उन्हें। नगर पालिका, राज्य सरकार के द्वारा नगर पालिका के अंदर जो मनोनीत सदस्य चुने जाते हैं उनको किन्हें चुने जाते हैं? नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान रखने वाले या अनुभव रखने वाले 3 व्यक्तियों को नगर पालिका निर्वाचित सदस्यों का 10% कम हो मनोनीत कर दिया जाता है। मैंने आपको बता दिया कि 3 या 10% से कम सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। आगे बात करते हैं। संशोधन हो गया 2021 में, ध्यान देना 2021 में इसमें क्या हो गया भाई? संशोधन हो गया, और संशोधन करके नगर निगम के अंदर कितने सदस्य होंगे? 12 सदस्य मनोनीत होंगे। नगर परिषद में कितने होंगे? 8 सदस्य मनोनीत होंगे। और अपनी नगर पालिका के अंदर 3 सदस्यों को बढ़ाकर कितना कर दिया? 6 सदस्य कर दिया। अब भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मुझे बता दो कि नगर निगम में 12, नगर परिषद में 8 और नगर पालिका में 6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राज्य सरकार के द्वारा। जो नगर पालिका प्रशासन का ज्यादा अनुभव रखते हैं उन्हीं मनोनीत किए जाते हैं। ध्यान दिया आपको? नगर पालिका में 6, नगर परिषद में 8, नगर निगम में 12। लेकिन जो 6 सदस्य नगर पालिका में मनोनीत कर जाएंगे, ये कर जाएंगे ना, इनमें 1 सदस्य दिव्यांग होगा। 1 सदस्य क्या होगा? दिव्यांग होगा। ध्यान रखना भाई, 1 सदस्य क्या होगा? दिव्यांग होगा। अगर दिव्यांग नहीं है तो आप उसका काम नहीं कर सकते, ध्यान रखना।
इनमें से एक, ये आ गया ना, ये इनमें से एक सदस्य दिव्यांग व्यक्ति शामिल होगा। मनोनीत सदस्यों को धारा 24 और धारा 35 की शर्त पूरा करना होगा कि जो मनोनीत सदस्य हैं उनको धारा 24 और धारा 35 की शर्त को पूरा करना होगा। अब आप कहोगे धारा 24 और 35 में क्या है, इसमें तो कोई व्यक्ति अपराधी नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होना चाहिए, इसी पर किसी प्रकार का कोई केस दर्ज नहीं होना चाहिए। और इसमें क्या है कि नगरपालिका के तहत जो योग्यता होती है उन योग्यताओं का निर्धारण करना जरूरी होता है 35 और इनकी, ठीक है। मनोनीत सदस्यों को सरकार किसी भी समय क्या कर सकती है, तो ध्यान रखना, मनोनीत सदस्यों की नियुक्त मनोनयन भी कौन करता है, मनोनीत सदस्यों को मनोनयन भी राज्य सरकार करती है और हटा भी उनको कौन सकती है, राज्य सरकार। इसके अलावा चेयरमैन और नगरपालिका के निर्वाचित सदस्य मनोनीत सदस्यों को नहीं हटा सकते, इस चीज का ध्यान रखना। प्रत्येक जनगणना पूर्ण होने पर राज्य सरकार आरक्षित व अनारक्षित, छोड़ो इन चीजों को, दोनों बात काम की नहीं है, आगे आ जाओ। इसमें चलते हैं, अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षण। ध्यान देना कि जो एससी होता है ना और एससी तथा एसटी को जो आरक्षण होता है वह किसके आधार पे होना चाहिए, जनसंख्या के आधार पर। एससी व एसटी को जो आरक्षण होना चाहिए वो किसके आधार पे होना चाहिए, जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पे होना चाहिए भाई, जनसंख्या के आधार पर। ध्यान देना इस प्रश्न के ऊपर कि एससी व एसटी को जो आरक्षण होना चाहिए वो किसके आधार पे होना चाहिए, जनसंख्या के आधार पर। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ओबीसी को आरक्षण कहाँ कितना होना चाहिए, तो ध्यान रखना एससी एसटी तथा एससी की टोटल जनसंख्या, कुल जनसंख्या का 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, का 50% से अधिक ना हो, 50% से अधिक ना हो। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि ओबीसी को नगरपालिकाओं में आरक्षण एससी व एसटी की दोनों की सम्मिलित जनसंख्या के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। और कितना परसेंट न्यूनतम, किससे अधिक नहीं होना चाहिए, 21% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये दो शर्तें हैं, एक तो 21% से अधिक नहीं होना चाहिए, कम हो चलेगा लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए। एक एससी एसटी की टोटल जनसंख्या की 50% से कम होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। दो बातें ओबीसी के लिए आ गई। आ जाओ, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए आरक्षण भारतीय संविधान के अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद में, 334 में, छोड़ो। लेकिन क्या कर दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 104वें संविधान संशोधन 2020 के तहत उसे वापस 10 वर्ष के लिए बढ़ाकर 2020 से 2030 कर दिया गया है। ये सब बातें हम किस में पढ़ रहे हैं, 6 में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं 6 के अंदर, देखो वापस, नगर पालिका की संरचना, न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, 13 होनी चाहिए। पहली बात आ गई। इन सदस्यों की संख्या में समय समय पर परिवर्तन कौन करता है, राज्य सरकार करती है। और नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। इनमें पदेन सदस्य, विधायक और एमपी होते हैं, वो बैठकों में भाग लेते हैं, मत देने का अधिकार भी इनको है, लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते जो आप नगर पालिका सदस्यों के ऊपर करते हो। इनकी योग्यता साबित करने का कोई आधार नहीं होता है। ये पदेन सदस्य मत देने का लिख बता दिया आपको। और अगर नगरपालिका के अंदर नगरपालिका का विशेष अनुभव रखने वाले सदस्यों को राज्य सरकार के द्वारा 3 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं या कुल सदस्य संख्या का 10% से कम हो। लेकिन 2021 में क्या कर दिया गया, संशोधन कर दिया गया। नगर निगम में 12, नगर परिषद में 8, नगरपालिका में 6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जिनमें से 1 सदस्य दिव्यांग होता है। धारा 24 और 25 की शर्त को पूर्ण करता है। उनको हटाने की शक्ति भी किसके पास होती है, राज्य सरकार के पास होती है। और ये दोनों बातें आपको छोड़ दिया था मैंने, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। एससी व एसटी को आरक्षण जो उनकी जनसंख्या के आधार पर देना चाहिए। ओबीसी को आरक्षण 21% से अधिक नहीं होना चाहिए और एससी एसटी की जनसंख्या, दोनों की सम्मिलित जनसंख्या के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। 104वें संविधान संशोधन के तहत एससी व एसटी के आरक्षण को 10 वर्ष बढ़ा दिया गया, 2030 तक कर दिया गया है। आगे देखो, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रतिशत उतना ही होगा जितना अनुसूचित जाति तथा जनजाति की सम्मिलित जनसंख्या का प्रतिशत उन नगर पालिका के क्षेत्र की कुल जनसंख्या के 50% से कम पड़ता हो। बता दिया कि ओबीसी का, बता दिया अभी मैंने आपको, ओबीसी को जो आरक्षण होगा वह कितना होगा, एसटी तथा एससी की कुल जनसंख्या के 50% से कम होना चाहिए, 50% से कम होना चाहिए, बता दिया। परंतु ये 21 से अधिक नहीं होगा। अगर 50% जाता है और आप 21% कर देते तो 21 से ज्यादा ओबीसी को आरक्षण नहीं होना चाहिए। यदि अनुसूचित जाति जनजाति की कुल जनसंख्या का प्रतिशत, ध्यान रखना ये क्वेश्चन आ सकता है, वेरी मोस्ट कर देना, कि अगर अनुसूचित जाति बोले तो एससी तथा जनजाति बोले तो एसटी
कि कुल जनसंख्या, दोनों की कुल जनसंख्या क्या प्रतिशत है, टोटल का कितना है, 70% से अधिक नहीं है तो कम से कम एक ही सदस्य ओबीसी के लिए आरक्षित रहेगा। एससी एसटी ओबीसी के आरक्षित स्थानों में आधे स्थान उसी वर्ग की महिलाओं को, अर्थात 50% है, 50% वर्ग किनको दिया गया, महिलाओं को दिया गया। चलो, लेकिन 16 जुलाई 2010 को उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं के 50% आरक्षण पे क्या लगा दी है, रोक लगा दी है। नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद के अंदर एससी एसटी और ओबीसी के टोटल सीटें होती थी, उनकी 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया था। उस आरक्षण को कब, 16 जुलाई 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के 50% आरक्षण पे क्या लगा दी है, रोक लगा दी है। विद्यमान व्यवस्था नगरीय निकायों में सभी पदों पर महिलाओं हेतु आरक्षण कुल स्थानों का अब कितना है, 33% है, मतलब 33.33 हो गया। स्पष्टीकरण, यदि इनमें से किसी भी परिस्थिति में स्थानों की गणना के दौरान संख्या भिन्न रूप से आधी या आधे से अधिक हो तो ठीक उच्चतर स्तर में परिवर्तन कर दिया जाएगा और आधे से अधिक होने पर में भिन्न छोड़ दिया जाएगा। कोई इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट होगी मैं आपको बता रहा हूँ। धारा 7 बिल्कुल है, पदावधि, पद की अवधि कितनी होनी चाहिए बोले तो कार्यकाल, अर्थात नगर पालिका के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होना चाहिए, तो प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक उनका होना चाहिए। न्यूनतम सदस्य कितने होने चाहिए, 13। मनोनीत सदस्य नगर पालिका में कितने होने चाहिए, 6, जिनमें से एक क्या होना चाहिए, दिव्यांग होना चाहिए। इससे पहले कितने थे, 3। कुल सदस्य संख्या कितना % से कम, 10% से। पदेन सदस्य MP और MLA होते हैं, उनको मत देने का अधिकार है क्या, बिल्कुल है। उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकती है, धारा 6 में पढ़ लिया। नगर पालिका विघटन की स्थिति में नवगठित नगर पालिका केवल शेष के लिए ही बनती है। ध्यान रखना, अगर कोई नगर पालिका समय से पूर्व क्या हो जाती है, भंग, ध्यान रखना, अगर समय से पूर्व भंग हो जाती है कोई नगर पालिका अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से, समय से पहले क्या हो गई, भंग हो गई, समय से पूर्व भंग हो गई, तो जो नई नगर पालिका होगी नई नगर पालिका होगी वह कुल अवधि के लिए नहीं होगी, 5 साल तक ना होकर, ध्यान रखना, देखो क्या कह रहा है, नगर पालिका केवल शेष के लिए बनेगी, 5 साल तक ना होकर शेष अवधि के लिए बनी रहेगी, शेष अवधि के लिए बनी रहेगी। ध्यान रखना भाई, शेष अवधि के लिए बनी रहेगी। अगली बात चलते हैं, धारा नंबर 8, नगर पालिका शासन का नगर पालिका में निहित होना, कि नगर पालिका जो शासन है ना उसका नगर पालिका में ही क्या होना, निहित होना, अर्थात किसी भी नगरीय निकाय का शासन संबंधित बोर्ड अध्यक्ष के माध्यम से उस निकाय में निहित होगा। इसमें कोई स्पष्टीकरण की बात नहीं है, ज़्यादा चर्चा इसके बारे में अपन नहीं करने वाले हैं, ये आपका हो गया है। अगली बात अपन करते हैं 10 में, वार्ड में विभाजन। ध्यान देना भाई, नगर पालिका में प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधित्व उस वार्ड की जनसंख्या के आधार पर होगा, पर वही होगा जो नगर पालिका में वार्डों की कुल संख्या का उस वार्ड की जनसंख्या के साथ है। देखो भाई, वार्डों का विभाजन, ध्यान रखना, किस आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, किस आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। अब एक चीज का और ध्यान रखना, जो वार्डों के अंदर जो प्रत्येक वार्ड में जनसंख्या क्या होती है, समान होती है, इस चीज को भी ध्यान रखना। ये कौन सी धारा के तहत, धारा 9 में, प्रत्येक वार्ड में समान जनसंख्या होती है, प्रत्येक वार्ड में समान जनसंख्या होती है, ये लो, प्रत्येक वार्ड में समान जनसंख्या होती है। अगली बात चलते हैं, वार्डों का विभाजन हो गया। धारा नंबर 30, वार्डों की अवधारणा, वार्डों की अवधारणा। इस वार्डों की अवधारणा की विस्तृत व्याख्या जो है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, लगभग हमने 5-6 धाराएं आज पढ़ी हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।